हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 8 नवंबर है और आज के करंट अफेयर में जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग को डिटेल में जानना है, सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। व्यक्ति विशेष में हम बात करेंगे हीरालाल सामरिया की कि ये चर्चा का केंद्र क्यों बने हुए थे। उसके बाद हम बात करेंगे दयापार पवन परियोजना। ये पवन परियोजना किस राज्य में स्थित है, ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे लीप अहेड पहल, ये जो है न्यूज में क्यों था, ये किससे रिलेटेड है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना, ये एक बार पुनः न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रही थी। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय गुणवत्ता परिषद के बारे में कि ये चर्चा केंद्र क्यों बना हुआ था और यहां से ऐसे कई फैक्ट निकल के आएंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्ट कुशा के बारे में और हम बात करेंगे इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईपीएमडीए। ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, ये किस समूह से रिलेटेड है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर एक रिपोर्ट है जिसका नाम है एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आए हैं, इनको हम देखने वाले हैं। और हम बात करेंगे सुल्तान जोहर कप की और अंत में हम जानेंगे कि चिली चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ था। चिली की हम लोग मैपिंग करेंगे और ये जो है हमारा एग्जामिनेशन हॉल में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करने वाला है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जिनके बारे में हम लोग को डिटेल में जानना है। अंत तक जरूर बने रहिएगा। और शुरुआत करते हैं यूपी स्पेशल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो पहला पॉइंट है, आईआईटी कानपुर ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए अपनी तरह का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है जिसका नाम है एटमैन। एटमैन का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, खासतौर की यूपी में होने वाले एग्जाम के लिए, जैसे एपीएस है, आरओएआरओ है या फिर पीसीएस 2024 कह लें, वहां तक के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ नगर निगम ने अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में 3 श्रेणियों में गाय की जनगणना कराने का आदेश दिया है, जिसमें पशुपालकों के पास निराश्रित पशुओं, सड़कों पर छोड़ी गई गायों और कान्हा उपवनों की संख्या निर्धारित करना शामिल है। तो अगर प्रश्न बने कि हाल ही में किस राज्य में गाय की जनगणना कराने की घोषणा की है, तो उसका आंसर होगा यूपी। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल में हमारे पास वन लाइनर फैक्ट कौन कौन से हैं। तो यहां पे पहला पॉइंट है, रक्षा क्षेत्र के उद्योग को पंख देने के लिए पहली बार भारत में रक्षा उद्योग में 100% यानी कि 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही बता दें कि स्वीडिश कंपनी साब ने रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% एफडीआई प्राप्त किया है। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत ने उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से अपनी सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब प्रलय न्यूज में हाईलाइट हो रहा था, तो आपको ध्यान रखना होगा कि प्रलय किस टाइप की जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह से सतह मार करने वाली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की अभी 6ठी बैठक हुई है, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात किया है। साथ ही यहां पे ये भी बता दें कि भारत ने उस बैठक में सौर ऊर्जा को प्राथमिक स्रोत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 65% वैश्विक बिजली की आपूर्ति करना और वर्ष 2050 तक 90% बिजली क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करना शामिल है। ये डेटा है जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कर्नाटक के वन और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे ने वन विभाग को बेंगलुरु शहर के लिए समर्पित त्वरित प्रतिक्रिया तेंदुआ टास्क फोर्स स्थापित करने का निर्देश दिया है। साथ ही बता दें कि आईआईटी मद्रास के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन अफ्रीका के जांजीबार में हुआ है। जांजीबार कहां आता है? तंजानिया में आता है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इटली हजारों अवैध प्रवासियों के लिए अल्बानिया में 2 केंद्र बनाएगा। अब चूंकि अल्बानिया न्यूज में हाईलाइट हो रहा था, तो आप उसको मैप में देख सकते हैं। ये रहा आपका इटली और अल्बानिया के बीच में एड्रियाटिक सागर है और एड्रियाटिक सागर के ठीक पूर्व में अल्बानिया पड़ता है। अल्बानिया की राजधानी तिराना है, इसको भी आप ध्यान रखे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खेल समसामयिकी से हमारे पास वन लाइनर फैक्ट कौन कौन से हैं।
तो विदित गुजराती और आर वैशाली ने फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता है, जिससे अगले साल टोरंटो में होने वाले आगामी कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में उनका स्थान पक्का हो गया है। तो विदित गुजराती और आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? चेस से है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करें, श्रीलंका क्रिकेट में बढ़ते संकट के बीच खेल मंत्री रोशन रणसिंगे ने विश्व कप में खराब प्रदर्शन के कारण श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को भंग कर दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज होगा, क्योंकि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में करवाया जा रहा है। तो प्रश्न यहां से बन सकता है कि कौन से देश की क्रिकेट संघ को हाल ही में भंग किया गया? तो उसका आंसर होगा श्रीलंका। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिटेल में व्यक्ति विशेष में हीरालाल सामरिया की, कि ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहे थे। तो न्यूज ये है कि सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय सूचना आयोग CIC के प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई है। 3 अक्टूबर को वाईके सिन्हा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पारदर्शिता पैनल का शीर्ष पद खाली पड़ा था। साथ ही बता दें कि वर्तमान में आयोग में 2 सूचना आयुक्त और आयोग का नेतृत्व मुख्य सूचना आयुक्त करता है। इसमें अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब जब बात यहां पे केंद्रीय सूचना आयोग की आ रही है, तो केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में हमारे पास कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम देख लेते हैं। CIC की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। और आपको ध्यान रखना है कि यह संवैधानिक निकाय नहीं है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होता है। आयोग का अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों तक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर बना रहता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दया पार पवन परियोजना की, कि ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो न्यूज ये है कि NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो कि NTPC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने गुजरात के कच्छ इलाके में दयापार में स्थित अपनी पहली परियोजना 50 मेगावाट की पवन परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज होगा और हमारे एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखे रहिए। दयापार विंड NTPC रेल की पहली परियोजना है और यह नए भारतीय विद्युत ग्रिड कोड और सामान्य नेटवर्क एक्सेस व्यवस्था के तहत वाणिज्यिक घोषित होने वाली पहली भारत की क्षमता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सौर और पवन क्षमता के अलावा NTPC रेल ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों में भी निवेश कर रहा है और हरित हाइड्रोजन भंडारण और माइक्रोग्रिड सिद्धांत पर आधारित यह लद्दाख में एक बड़ी क्षमता स्थापित कर रहा है। तो दयापार पवन परियोजना हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लीप अहेड पहल। ये क्या है और ये चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश भर में तकनीकी स्टार्टअप की सफलता में सहायता करने और उसमें तेजी लाने के लिए लीप अहेड शिखर सम्मेलन में लीप अहेड पहल की शुरुआत की, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एंड द इंडस एंटरप्रेन्योर्स दिल्ली NCR की संयुक्त सहयोग है। आगे बात करते हैं डिटेल में। यह पहल उन तकनीकी स्टार्टअप के लिए गेम चेंजर साबित होगी जो बड़े स्तर पर आगे बढ़ने और विकास के चरण में हैं या फिर उत्पाद विविधीकरण या नए भौगोलिक स्थानों में विस्तार की योजना बना रहे हैं। वे 1 करोड़ रुपए तक की फंडिंग सहायता और 3 महीने के समग्र संरक्षण कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित हो सकते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही बता दें कि लीप अहेड शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप से स्केल अप तक डिजिटल इंडिया की भूमिका और आगे के अवसर पर एक ज्ञान रिपोर्ट पेश किया गया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं PM विश्वकर्मा योजना। ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रही थी। तो न्यूज ये है कि विश्वकर्मा योजना को लागू करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम के रूप में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने तय किए गए ट्रेंडों में कारीगरों और शिल्पकारों के समुदायों को सशक्त बनाने के लिए PM विश्वकर्मा के तहत मास्टर ट्रेनर्स और मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है। साथ ही बता दें कि मास्टर प्रशिक्षकों को व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए व्यापार विशिष्ट उपकरणों और उनका उपयोग करने के तरीकों पर
उन्मुख किया जाएगा। अब जब बात यहाँ पे पीएम विश्वकर्मा योजना की आ रही है तो ये भी जान लीजिए कि पीएम विश्वकर्मा योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो 17 सितंबर 2023 यानी कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन पड़ता है। उसी जन्मदिन पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई थी और किसके लिए? हाथों और उपकरणों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों के लिए। तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारतीय गुणवत्ता परिषद ये चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि भारतीय गुणवत्ता परिषद ने नई दिल्ली में सतत व्यापार और मानकों पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। साथ ही बता दें कि भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में भारत सरकार और प्रमुख उद्योग संघों एसोचैम, CII और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। QCI का प्राथमिक उद्देश्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देना और उनमें सुधार करना है। यह भारत के भीतर मान्यता प्रमाणन गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोजेक्ट कुशा के बारे में। ये क्या है? तो DRDO के नेतृत्व में प्रोजेक्ट कुशा वर्ष 2028-29 तक लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली बनाने में भारत की महत्वाकांक्षी प्रयास है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। इस प्रणाली का उद्देश्य लंबी दूरी से क्रूज मिसाइलों, स्टील्थ फाइटर जेट, ड्रोन जैसे दुश्मनों के खतरों का पता लगाना और उन्हें बेअसर करना है। इसमें 150, 250 और 350 किलोमीटर की रेंज वाली 3 इंटरसेप्टर मिसाइल प्रकार के साथ साथ उन्नत लंबी दूरी की निगरानी और अग्नि नियंत्रण रडार शामिल होंगे। और अनुमान यह है कि प्रोजेक्ट कुशा रूस के S-400 और इजराइल के आयरन डोम सिस्टम की प्रभावशीलता को टक्कर देगा। तो ये कुछ फैक्ट थे प्रोजेक्ट कुशा से रिलेटेड, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की कि ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो न्यूज ये है कि भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल ने कहा कि क्वाड ग्रुपिंग द्वारा घोषित इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पहल एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित इंडो पैसिफिक के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का परिणाम है। तो अगर एग्जाम में आता है कि इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस किसके द्वारा लाया गया था, तो आपको ध्यान रखना होगा क्वाड ग्रुप के द्वारा लाया गया था। इंडो पैसिफिक में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिसमें कि प्रशांत द्वीप समूह, दक्षिण पूर्वी एशिया और IOR को एकीकृत किया गया है। यह भारत प्रशांत क्षेत्र में समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने और इसके महत्वपूर्ण जलमार्गों में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए एक प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण पहल है। साथ ही बता दें कि IPMDA की घोषणा भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका वाले क्वाड समूह द्वारा वर्ष 2022 की शुरुआत में टोक्यो शिखर सम्मेलन डॉर्क शिपिंग को ट्रैक करने और वास्तविक समय के निकट तेज, व्यापक और अधिक सटीक समुद्री तस्वीर बनाने के लिए की गई थी। साथ ही एक और फैक्ट है कि अगले वर्ष यानी कि वर्ष 2024 में क्वाड का जो सम्मेलन होने वाला है वो भारत में होने वाला है। इसीलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से IPMDA बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट में हमारे पास ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज ये है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत उच्च आय और धन असमानता वाले शीर्ष देशों में उभरा है, लेकिन वर्ष 2015-16 और 19-21 के मध्य बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी का हिस्सा 25 से गिरकर 15% रह गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आपको यहां पे ये भी ध्यान रखना है कि एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट किसने जारी किया है? UNDP ने जारी किया है। अब इसमें हम डिटेल में बात करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 2000 से 2022 के मध्य प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़कर $2389 हो गई है। तो ऐसे फैक्ट जो है एग्जाम में आते हैं वन लाइनर के तौर पर, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। जबकि 2004 से 2019 के बीच गरीबी दर 40 से गिरकर 10% हो गई है। साथ ही बता दें, रिपोर्ट के अनुसार गरीबी को कम करने में सफलता जरूर मिली है, लेकिन यह उन राज्यों में ज्यादा है जहां देश की 45% आबादी रहती है। जिन समूहों को दोबारा गरीबी में जाने का खतरा है उनमें महिलाएं, अनौपचारिक श्रमिक और अंतर राज्य प्रवासी शामिल हैं। आगे रिपोर्ट में क्या बताया गया? मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक शीर्षक से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि महिलाएं श्रम शक्ति का केवल
23% हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये आपके पीटी और मेंस दोनों में आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत वैश्विक मध्य वर्ग की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जिसमें प्रतिदिन 12 अमेरिकी डॉलर से 120 अमेरिकी डॉलर के बीच जीवन यापन करने वाले लोग शामिल हैं। इसमें कहा गया कि भारत को वैश्विक मध्यम वर्ग की वृद्धि में 24% योगदान देने की उम्मीद है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि एशिया प्रशांत क्षेत्र इस साल वैश्विक आर्थिक विकास में 2/3 का योगदान देगा, लेकिन आय और धन असमानताएं खराब हो रही हैं, खासकर दक्षिण एशिया में, जहां सबसे अमीर 10% लोग कुल आय के आधे पर नियंत्रण रखते हैं। तो ये तो रही सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट पर। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुल्तान जोहेर कप की कि ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो न्यूज ये है कि भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने मलेशिया के जोहेर बाहूर में खेले गए सुल्तान जोहेर कप में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 6-5 से हराकर कांस्य पदक जीता है। भारतीय जूनियर हॉकी टीम को सेमीफाइनल में जर्मनी के ही हाथों 3-6 से हार का सामना करना पड़ा था। और साथ ही बता दें कि स्वर्ण पदक किसने जीता है सुल्तान जोहेर कप में, तो उसका उत्तर होगा जर्मनी ने। जर्मनी ने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। जर्मनी ने फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया था। तो ऑस्ट्रेलिया को मिला है रजत, जर्मनी को मिला है स्वर्ण और भारत को मिला है कांस्य सुल्तान जोहेर कप में। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए कि सुल्तान जोहेर कप का आयोजन कहां पे किया गया, मलेशिया में किया गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चिली चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ था और हमारे एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। चिली अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 95वां सदस्य बन गया है। तो ये फैक्ट जो है आप याद रखिए, एग्जाम में इसके आने की प्रबल संभावना है। अब जब चिली ISA का 95वां सदस्य बना हुआ है तो चिली के बारे में जान लेते हैं। चिली दक्षिणी अमेरिकी में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित लंबा और संकरा देश है। देश के उत्तर में पेरू है, आप मैप में देख रहे हैं, ये जो पूरा डार्क ब्राउन में है ये पूरा चिली है, और इसके नॉर्थ में पेरू है, उत्तर पूर्व में बोलीविया और पूर्व में अर्जेंटीना और पराग्वे स्थित हैं। दक्षिणी छोर की बात करें तो ड्रैक पैसेज यहां पे पड़ता है। यह दक्षिणी अमेरिका के उन 2 देशों में से एक है जिसकी सीमाएं ब्राजील से नहीं लगती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि दक्षिणी अमेरिकी वो 2 देश कौन कौन से हैं जिनकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती है, उनमें इक्वाडोर है और चिली भी शामिल है। आगे बात करते हैं कुछ और फैक्ट के बारे में। विश्व के प्रमुख रेगिस्तानों में से एक आटाकामा रेगिस्तान उत्तरी चिली में स्थित एक तटीय रेगिस्तान है। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। सेंटियागो शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और विश्व के सबसे शुष्क स्थान अरिका उत्तरी चिली में अवस्थित है। इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ ही बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक शहर जिसका नाम है चुक्कीकमाटा, ये जो है चिली में स्थित है। इसको भी आप ध्यान रखे रहिए। तो ये रहा सारे के सारा फैक्ट जो है चिली से संबंधित इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर आपको हमारा करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।